गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने अपने मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं या सैम्पल पेपर्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं और उनमें से ही एक हमारा सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर है जिसको हमने ड्यूरिंग टू क्लास भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। और मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और फैसिलिटेट करने के लिए एक वीडियो बना के मैं आपको थोड़ा सा, जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, तो मैं आपको सेंड करना चाहती हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझें और नोट भी करें साथ साथ। तो इसमें हम देखते हैं कि 16 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे 1 मार्क्स के हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्शन ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है वो इनमें से कौन सी ट्रीटी को शो करता है। तो इसमें जैसा कि आपको आंसर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ फिर भी। द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट, the British Parliament seized power from Ireland, the formation of the United Kingdom of Great Britain। यानी कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को दिखाता है। ये एक्ट जो है ये यूके के जो ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि जो ट्रीटी है ग्रीस जो है जिसमें एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में जिसमें बताया गया है ग्रीस को, इनमें से कौन सी हैं। इधर मैं बच्चों थोड़ा सा आपको जो बाकी ट्रीटीज़ यहाँ पर ऑप्शंस में दी हैं उनके बारे में भी मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रीटीज़ थी बाकी ये क्या थी। पहली जो है वो ट्रीटी ऑफ सवरेज है। ट्रीटी ऑफ सवरेज जो है बच्चों ये जो हमारी अलाइड पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए, इनके बीच में और ऑटोमन अम्पायर के बीच में थी। ठीक है, तो आपको इनकी लोकेशंस जो हैं वो पता होनी चाहिए मैप में। फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए जो है इनके बारे में आपने 9th में भी आपने मैप की प्रैक्टिस की थी। तो ट्रीटी ऑफ सवरेज जो है वो ऑटोमन अम्पायर और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो पावर्स थी अलाइड पावर उनके बीच एक ट्रीटी थी। दूसरी हमारी है ट्रीटी ऑफ वर्सैली। इसको भी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद में जो है ये ट्रीटी जो है ये इम्पोज की गई थी जर्मनी के ऊपर। जर्मनी जो है वो एक सेंट्रल पावर थी और जर्मनी के ऊपर इम्पोज की गई थी, इन दोनों के बीच में थी ये। और जर्मनी जो है इस ट्रीटी के थ्रू उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे, बहुत सारे पेनल्टीज़ इम्पोज किए गए थे और एक ये शेमफुल ट्रीटी थी जर्मनी के लिए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है हमारी ट्रीटी ऑफ लोसैने। तो लोसैने जो है ये ट्रीटी, लोसैने जो जगह है बच्चों, पहली बात तो ये कहाँ पर है, ये आपकी स्विट्ज़रलैंड में है। ये ट्रीटी जो है बच्चों 24 जुलाई 1923 में हुई और इस ट्रीटी में जो है ये ट्रीटी लाई गई थी जो ट्रीटी ऑफ सवरेज है। इसके एंड के बाद ये भी एक पीसफुल ट्रीटी थी, ये लाई गई थी। और इस ट्रीटी के द्वारा जो है वो डिफ़ाइन किया गया था बॉर्डर्स को, टर्किश रिपब्लिक एरिया जो थे उनको, कॉन्फ्लिक्ट जो था उनको ख़त्म करने के लिए ये ट्रीटी लोसैने की जो थी वो लाई गई थी और ये भी एक पीसफुल ट्रीटी थी। ठीक है, और लोसैने में कॉन्फ्रेंस हुई थी इस ट्रीटी को लेकर, इसीलिए इसका नाम जो है वो लोसैने रखा गया। आप देखेंगे ज़्यादातर जो ट्रीटीज़ के नेम हैं वो प्लेस जहाँ पर वो ट्रीटीज़ हुई हैं कंट्रीज़ के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, तो उस जगह के नाम पर ही उस ट्रीटी का नाम रख दिया जाता था। अब है जो हमारा ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, जिसमें ये चीज़ दिखाई गई जिस ट्रीटी में, वो ट्रीटी हमारी थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये हमारी ट्रीटी जो है ये शो करती है कि ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं तो प्री बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था
जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो गांधी जी ने क्यों वापस लिया? ऑप्शन ए, प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव की वजह से, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था इस वजह से, या चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है कि जहाँ पर 22 पुलिस वालों को पुलिस चौकी के साथ ही जला दिया गया था, उसकी वजह से। तो इसका आंसर होगा चौरी चौरा इंसिडेंट। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था बच्चों, जो है वो तब रीज़न बना जब गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कॉलिंग ऑफ कर लिया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों वापस लिया। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी कि जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आजकल ऑफिस में जो काम होता है और जो ये कॉल सेंटर्स हैं, ये सारे हमारे बीपीओ में आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प डैश इंडस्ट्री टू एक्सपैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो है उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है देखा जाए तो एक तरह से रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा देखें, अगर इसका रेशियो जो है वो फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक या फिर जो फर्टिलाइज़र्स हैं केमिकल वाले उनको यूज़ करना। तो जितना ज़्यादा आप ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से देखिए कुमारी झारखंड जो है, अब इसमें जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, चूज़ द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि अब इसमें प्रिमिटिव कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है बच्चों, जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। बहुत सारे नए नेम हैं इनके, और अगर लोकल लेवल पर देखो तो इनके बहुत सारे नाम हैं। जनरली कहा जाता है कि ये जो खेती है ये ट्राइबल्स के थ्रू की जाती है, और इसमें जो कुछ थोड़े बहुत नाम दिए हैं, लोकल नेम दिए हैं, तो हमें मैच करना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको आपको पता होंगे कि कहाँ पर इसको किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि दहिया जो है इसे मध्य प्रदेश में इसको इन्होंने सही बताया है, लेकिन कुमारी इसे झारखंड में नहीं, जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहाँ पर इसे जो है कुमारी के नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। खिल जो है ये हिमालय बेल्ट जो है, हमारी हिमालय वाले एरिया जो है, जैसे उत्तराखंड है और या फिर उस हिमाचल वाला एरिया है, वहाँ की तरफ इसको खिल के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पेदू के नाम से जाना जाता है। और कोमान जो है, और कोमान जो है इसे उड़ीसा में बुलाया जाता है। कोमान जो है कर्नाटक में नहीं, उड़ीसा में है, और उड़ीसा में से ब्रिंग नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में इसे किस नाम से बुलाया जाता है, आंध्र प्रदेश में किस नाम से बुलाया जाता है, कर्नाटक में किस नाम से बुलाया जाता है, या फिर कुमारी इसे कहाँ कहते हैं, खिल कहाँ कहते हैं, कुमान कहाँ कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। बारले जो है वो एक राबी क्रॉप है, कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है, और जायद क्रॉप का ऑप्शन इसमें कोकुम्बर को बताया हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और वीट जो है बच्चों आपको पता है जैसे कि राबी की क्रॉप है। मस्टर्ड जो है हमारा वो हमारी जो है खरीफ की क्रॉप में, सॉरी रबी की क्रॉप में ही आता है, ये भी हमारा। सोयाबीन जो है ये खरीफ की क्रॉप है। आपको पता होगा हमारे एग्रीकल्चर में 3 तरह के क्रॉप सीजन्स होते हैं, राबी, खरीफ एंड जायद। अब राबी जो है वो विंटर का सीज़न माना जाता है, और जो खरीफ है वो मॉनसून वाला टाइम पीरियड और समर का कुछ पार्ट माना जाता है, और जायद जो है वो समर के कुछ मंथ, इसमें ज़्यादा टाइम का नहीं होता, जायद जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से थॉरोली पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। रेड टू ब्राउन इन कलर, ये लाल या भूरी हो सकती है कलर में,
सैंडी है टेक्सचर में, और इसके नेचर में सलाइन, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर सैलिनिटी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की कमी होती है। ठीक है, तो ये जो सॉइल है ये एरिड सॉइल की फीचर्स हैं। और एरिड सॉइल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये राजस्थान में पाई जाती है, और कुछ गुजरात के थोड़े से एरिया में ये पाई जाती है। बाकी जो है अगर हम बाहर की बात करें, अगर अफ़गानिस्तान में, अफ्रीका में, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। उसके बाद अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज़ बाजरा, राजमा, ज्वार, रागी। तो इनमें से जो आयरन से रिच है, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, और रफेज है ये, तो ये कौन सा है? रागी। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इन कॉन्सेंट्रेटेड इन डैश रीजन ऑफ श्रीलंका, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये बताना है कि श्रीलंका का जो मैप अगर हम देखें तो उसमें तमिल्स जो हैं वो हमें कौन से वाले एरिया में नज़र आते हैं ज़्यादा, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट वेस्ट में, साउथ एंड ईस्ट में। तो इसके लिए मैं एक मैप दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में आपको ये किस तरह नज़र आते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको ये इसमें श्रीलंका की एथनिसिटी दिखाई हुई है कि यहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटी के या जो लोग दिख रहे हैं, जो पिंक कलर से हैं वो सिंगलीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ मेजॉरिटी में हैं। उसके बाद ब्लैक कलर से यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स दिखाए हुए हैं, यानी कि नॉर्थ वाले पार्ट में आपको दिख रहे हैं और ईस्टर्न पार्ट में दिख रहे हैं। उसके बाद श्रीलंका के अंदर मूर्स कम्युनिटी भी है, जो आपको येलो कलर से कहीं कहीं पे दिख रही है आपको, येलो कलर से। उसके बाद इंडियन तमिल्स जो हैं, यानी कि जो इंडिया के तमिल्स जो वहाँ जाके रह रहे हैं, वो आपको बहुत ही कम एरिया में, देखिए ब्लू कलर से आपको दिख रहे होंगे, ये हैं। तो यहाँ पर जो मेन लड़ाई है वो है श्रीलंका के तमिल्स की और श्रीलंका के सिंगलीज़ की। तो ये आपको दिख रहे होंगे, इनको बिल्कुल कोने पर कर दिया गया है नॉर्थ में और ईस्ट में। तो ये आई थिंक आपको याद रहेगा इस तरीके से। आगे देखते हैं, डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? मेजॉरिटी वर्ड से निकला है अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, यानी कि जिस कम्युनिटी के लोगों के नंबर्स ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में, वो लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से रूल चलाते हैं बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। यानी कि जो माइनॉरिटी में है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ श्रीलंका का। श्रीलंका में जो सिंगलीज़ हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं या फिर श्रीलंकन मूर्स हैं या फिर इंडियन तमिल्स हैं, उनके नंबर बहुत कम है। तो उनकी विशेज़ और नीड्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, और सिंगलीज़ के नंबर्स ज़्यादा हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके वेलफेयर के अकॉर्डिंग जो है रूल्स बनाए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। उसके बाद है डिफाइन एथनिसिटी। अब दोनों में से एक करना है, लेकिन आपका हो सकता है दोनों में से कोई भी आ जाए एग्जाम में। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। यानी कि एक सोशल डिवीजन है जो कि जिसमें कि लोग कल्चर और जिस एथनिक ग्रुप से बिलीव, जिसमें उनके जो भरोसे यानी विश्वास जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, तो ये जो है ये एक कॉमन डिसेंट है, उसी को एथनिसिटी कहा गया है। यानी कि अगर हम कहें, यानी कि ये एक सोशल डिवीजन बेस्ड, और ये मतलब एक तरह से रेशियल नहीं बल्कि जो कल्चर है उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही जगह मिले। आपको कल्चर को देख के वो हो सकता है वही कल्चर फॉलो करने वाले लोग जो हैं और वो आपको दूसरे कंट्री में मिल जाए, और आप उनको कल्चर से पहचाने कि ये पर्सन जो है इस तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग तो उस कंट्री में भी है। तो दैट इज़ द एथनिसिटी। जब लोग अपने कल्चर से उनके ग्रुप को जाना जाए तो दैट इज़ द एथनिसिटी। ठीक है बच्चों। विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स। मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करवाया है क्लास में, एंड यू नो दैट कि वी हैव 3 मेन
list in constitution in which mentioned the subjects कि जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, एंड जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे। और रेजिडरी सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में जो भी नए लॉज हैं, जो भी नए सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने रेजिडरी में रखा। अब रेजिडरी जो है, इन पर जो लॉ बनाती है वो है यूनियन या सेंटर लिस्ट, सेंटर बनाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। स्टेट के इश्यूज़ या सब्जेक्ट्स पर स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी इन जनरल सिचुएशन और इन नॉर्मल सिचुएशन। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में सेंटर की या यूनियन की बात को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है आपका देख रहे होंगे आप, विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट। अब इसमें जो है ये पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट जो है उस पर अथॉरिटी किसकी है, यूनियन और सेंटर की ही होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें ये डेटा दिया है एक आपको, और उसमें ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है उसमें आपको लोगों के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का दिख रहा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 5 सिटीजन्स दिखाए गए हैं और उनकी एवरेज भी दिखाई गई है इनकम की। तो कंट्री ए जो है उसकी सिटीज़न 1 की जो है 10,500 है, सिटीज़न 2 की 11,200 है, सिटीज़न 3 की 10,800 है, सिटीज़न 4 की 11,000 है, सिटीज़न 5 की 10,700 है, और एवरेज जो निकला है वो 10,840 है। इसी तरीके से बी का दिया है, सी का दिया है, डी का दिया है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि बी में 5,000 बहुत ज़्यादा हो गया है सिटीज़न 2 का डिफरेंस बाकियों से। सिटीज़न सी में भी अगर हम देखें तो एक का तो 2,000 एकदम कम है, 550 है, और एक का 10,500 है। डी में अगर आप देखते हैं तो एक सिटीज़न 4 का 5,000 है, और जो है किसी का 4,800 भी है और किसी का 800 भी है। लेकिन अगर हम कंट्री ए की बात करें तो सभी के 1000 में चल रहे हैं और सिर्फ कुछ 100 का गैप आ रहा है। तो इसका आंसर जो है अगर हम देखें तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कंट्री ए में देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ द आंसर इज़ ए। अब है मोहन इज़ एन एग्रीकल्चरल लेबर, देयर आर सेवरल मंथ इन अ ईयर when he has no work and needs credit to meet his daily expenses. He depends upon his employer, the landowner, for credit, who charges an interest rate of 5% per month. Mohan repays the money by working over the years, by working physically for the landowners on his farmland. अब मोहन एक एग्रीकल्चरल लेबर है और वो ज़्यादातर महीने जो है साल में उसके पास काम नहीं होता है, और डेली एक्सपेंसेस के लिए उसको क्रेडिट पर डिपेंड रहना होता है, और वो क्रेडिट जो है वो उसको उसके एम्प्लॉयर से मिलता है। द लैंड ओनर फॉर क्रेडिट हु चार्जेस एन इंटरेस्ट, जो लैंड ओनर है वो उसे जो क्रेडिट देता है या उधार देता है उस पर से 5% का हर महीने ब्याज देना है। मोहन जो है वो रिपे करता है मनी को वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड, यानी कि लैंड ओनर के लिए काम करके फार्म लैंड पर वो उसे रिपे करता है। ओवर द ईयर्स हिज डेप्ट, अब अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो सालों बाद में उसका जो उधार है वो क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है, और वो जो काम कर रहा है उससे तो वो कुछ ही उसमें कर पा रहा है। नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट, और वो मंथली अमाउंट भी नहीं दे पा रहा है। रिमेन कांस्टेंट, वो वैसा ही बना रहेगा। रिड्यूस, कम होगा। बी टोटली रिपेड एज ही इज रिपेइंग द डेप्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल लेबर, तो वो पूरा का पूरा पे कर देता है, नहीं, इसका आंसर होगा इंक्रीज, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और उसके लिए उसे पेमेंट, जो उसने काम कर रहा है वो मंथली, उसके लिए उसे पेमेंट भी नहीं मिल रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेक्टर इज़ करेक्ट। मोहन एक एग्रीकल्चरल लेबर है और वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है
लोन के लिए। बच्चों आपको मैंने बताया था हमारे दो तरह के सेक्टर होते हैं जिनसे हम जो लोन लेते हैं, ये क्रेडिट लेते हैं, मनी एंड क्रेडिट से है ये क्वेश्चन। और फॉर्मल सेक्टर होते हैं बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, ठीक है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या फिर आपके जो हो गए ये ज़मींदार हो गए, ये लोग आते हैं इसमें आपके, ठीक है, इनफॉर्मल में। तो इसमें आपको बताना है कि मोहन जो है वो डिपेंड है इनफॉर्मल सेक्टर पर, तो लोन के लिए वो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड है। तो इसमें से इनफॉर्मल सेक्टर का आपको कौन सा फीचर नज़र आता है? देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज़ to supervise informal sector. Money lenders ask for a reasonable rate of interest. Cost of informal loans to the borrower is quite high. Money lenders use fair means to get their money back. यानी कि पहला ये एक सुपरवाइज गवर्नमेंट बॉडी है इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जो सुपरवाइज करती है इनफॉर्मल सेक्टर को, नहीं, ये रॉन्ग होगा। दूसरा, मनी लेंडर्स जो है वो रीज़नेबल रेट जो है इंटरेस्ट के उसके लिए पूछते हैं, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है कि इनफॉर्मल लोन्स जो हैं वो उन पर जो बोरोवर जो है उसको बहुत हाई पड़ता है, जो इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। मनी लेंडर्स यूज़ फेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। मनी लेंडर्स जो है अपना पैसा वापस लेने के लिए फेयर मीन्स यानी कि सही तरीके अपनाते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है कुड बी कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज क्विट हाई, ये होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलेट्रल, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कोलेट्रल को बताता है? पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये गलत है, ये तो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम आपको पता है, जब हम एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते हैं और उसमें हम मनी एक्सचेंज नहीं करते, दैट इज़ द बार्टर सिस्टम। और जब हमारी नीड्स दूसरे सामने वाले इंसान की नीड्स के हिसाब से मिलती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं, ये नहीं होगा कोलेट्रल। सेकंड है सर्टन प्रोडक्ट्स फॉर बार्टर, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बार्टर के लिए हैं, ये भी गलत है। ट्रेड इन बार्टर, बार्टर में ट्रेड को कोलेट्रल कहते हैं, ये भी गलत है। असेट एज गारंटी फॉर लोन, जब आप लोन लेने के लिए कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स को गिरवी रखते हैं गारंटी के तौर पर, दैट इज़ द कोलेट्रल, ठीक है। जैसे कि आपको लोन लेना है और आपने अपना ट्रैक्टर जो है वो एसेट के रूप में गारंटी के लिए लोन लेने के लिए बैंक को उसके पेपर्स दे दिए, तो वो एक कोलेट्रल है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन को इनमें से कौन सा है जो सही बताता है? इट इज़ द ओनली वे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये अकेला केवल एक ऐसा वे है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे देश में होता है, रॉन्ग। इंटरलिंक्स ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी इन डिस्पर्स्ड लोकेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये केवल प्रोडक्शन को जोड़ता है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, ये भी रॉन्ग है। तीसरा, इट हैज़ ऑलवेज गिवन ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ऑल द कंट्रीज़, ये केवल पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है सभी देशों में, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। डी, लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी कल्चर डिजीज़ फ्रॉम अ रीजन टू अनदर, यानी कि ये एक लीड करता है एक ऐसी सिचुएशन को जो कि टेक्नोलॉजी, कल्चर और डिजीज़ तक को एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड आउट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन सच में यही है। इसका फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कोविड-19 जो है एक डिजीज़ है जो कि चाइना से हमारे देश में आई जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में दूसरे देशों से आती है और हमारे देश की भी जाती है। कल्चर आपको पता ही है, हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को और बाहर की कंट्रीज़ हमारे कल्चर को, हिंदी और संस्कृत दूसरे देशों में भी सिखाई जा रही है और हमारे देश में चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ही हमें दिखता है। उसके बाद असर्शन है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। रीज़न दिया है कि हर इंसान फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट चाहता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इसका जो सेक्शन बी है बच्चों, इसको हम करेंगे नेक्स्ट उसमें
अभी आप इन क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, इनको आप अपनी नोटबुक में कीजिए, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टाइम में आपको ये आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं सॉल्व करके भेज दूँगी, और आप इनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।